नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। यूथ एज जॉब क्रिएटर्स कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, विवेकानंद का उत्तराखंड से आध्यात्मिक रिश्ता, युवा उनसे लें प्रेरणा। चमोली जिप अध्यक्ष को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने कहा, सरकार बदले की भावना से कर रही काम, तो बीजेपी ने कहा, भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त। कांग्रेस संचार विभाग की प्रभारी पहुंची देहरादून। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की दी जानकारी। 14 जनवरी से शुरू होगी यात्रा। लोहाघाट में यूजर चार्ज की वसूली से व्यापारियों में रोष। कहा, मनमाने तरीके से की जा रही वसूली। एसडीएम से की आदेश वापस लेने की मांग। और जोशी मठ के रेणी गांव के जंगलों में लगी भीषण आग। वन संपदा जलकर हुई खाक। गांव में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम जुटी आग बुझाने में। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे महाराष्ट्र के मुंबई, जहां पर अटल सेतु का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें महाराष्ट्र से, मुंबई से। वो जमीन के ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा समुद्री पुल है। रोड ब्रिज है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर एक कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि उन्होंने यूथ एज जॉब क्रिएटर्स कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति कहती है कि पूरा संसार हमारा परिवार है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद भारत के ज्योतिपुंज और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया कि अपने जीवन के पल पल का प्रयोग करो। इस नाते पूरे विश्व का जो ध्यान, पूरे विश्व की आस्था, विश्व का विश्वास और श्रद्धा हमारे लिए निर्मित हुई, क्योंकि हम अपने संस्कारों पर चलने वाले लोग हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको धरातल पर चरितार्थ करने का काम किया। मैं आज इस अवसर पर सनातन संस्कृति और हिंदू दर्शन का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने वाले महान संत, आध्यात्मिक गुरु, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, इतिहास पुरुष स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूं। और हम स्वामी जी को क्यों नमन करते हैं, हम युवा दिवस क्यों मनाते हैं, स्वामी जी का बार बार स्मरण क्यों करते हैं? हम इसलिए स्मरण करते हैं कि उन्होंने बहुत छोटी आयु में भी अपने जीवन के एक एक तिल को गलाने का काम किया, एक एक तिल को लगाने का काम किया और पूरे विश्व में भारत की ध्वजा को फहराने का काम। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में माहौल है और अक्षत बांटकर आमंत्रित किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री आवास में अक्षत वितरण टोली के सदस्यों ने अक्षत, श्री राम मंदिर का चित्र और निमंत्रण पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम 22 जनवरी को अयोध्या में नव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसके तहत पूरे देश में धूमधाम से अक्षत कलश यात्रा संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को हम सब प्रभु श्री राम लला को भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे।
के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता करके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक बड़ा अभियान चला रही है। इसमें नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बीजेपी का हर कार्यकर्ता 10 एम्बेसडर बनाने का काम कर रहा है और अब तक पूरे प्रदेश में 2,43,180 विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए और आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इन सभी ब्रांड एम्बेसडर से सुझाव लिए जा रहे हैं। पक्ष के अब नेता पर विकसित भारत एम्बेसडर जो हम बना रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि 140 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए विकसित भारत के भाव को लेकर। सरकार की योजनाओं के आधार पर आज जिस स्थिति में भारत का जो पक्ष है, जो देश आज हमारा जिस स्थान पर पहुंचा है, उसके ये कार्यक्रम है और क्या हो सकते हैं, उसके लिए सबसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं उत्तराखंड के अंदर में 2 लाख से अधिक हमने ये एम्बेसडर बना दिए हैं। आगामी दिनों में मैं आप सब चैनलों के माध्यम से भी उत्तराखंड के जनमानस से आग्रह करूंगा कि नमो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप भी अपने सुझाव इसमें दें। विकसित भारत अभियान, विकसित भारत की सफलता के लिए हर नागरिक के सुझावों की आवश्यकता है। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। इसके लिए पंचायती राज सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने आदेश जारी किए। सरकार के इस आदेश पर रजनी भंडारी के पति और बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि सत्ता की ताकत के बल पर सरकार ने ये फैसला किया है। राजेंद्र भंडारी के इस आरोप पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, पूरी जांच हुई है और जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। जब कमिश्नर की जांच में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई, कोई भी रुपये का जो है लेन देन नहीं हुआ है, तो फिर किस आधार पर हटा रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि महेंद्र भट्ट जी मेरे से चुनाव हारे हैं और चुनाव का बदला लेने के लिए वो जो है सरकार की ताकत के बल पे रजनी भंडारी को उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। तो ये सरकार है, सरकार चमड़े के सिक्के चला रही है, जैसे मर्जी वैसे कर रही है और अपनी ताकत के बल पे चुने हुए प्रतिनिधियों का इस तरह से जो है हटा रही है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बुरा अध्याय है। मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है। जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आएंगी, भ्रष्टाचार के मामले आएंगे, उन पे कड़ा प्रहार हमारी सरकार करेगी। चमोली जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष के संबंध में इसी प्रकार की शिकायतें आई हैं। उसमें प्रशासनिक स्तर पर जांच हुई है और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए और उसी आधार पर उनको पद से हटाया गया है। और निश्चित रूप से मैं इसको पुनः दोहरा रहा हूं कि जहां भी भ्रष्टाचार की घटनाएं होंगी, हमारी सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस संचार विभाग की प्रभारी बनाई गई चयनिका उनियाल पंडा देहरादून पहुंची। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान चयनिका मीडिया से मुखातिब हुई और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो अन्याय इन 10 साल में किया है, उसको लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, किसानों के मसले संबंधित कई महत्वपूर्ण विषय उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी। यात्रा का मकसद यही है कि पिछले 10 सालों में जो हमारे देश के जो विभिन्न वर्ग हैं, उनके साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा हो, जिस तरह से किसानों के साथ में अन्याय हुआ, हमने देखा कि 1 साल तक किसान उन काले कानूनों के विरुद्ध जो है बैठे रहे सड़कों पे। करीबन 700 से ऊपर किसानों की मृत्यु हुई। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, चाहे ब्रजभूषण का मामला हो, चाहे आप बिल्किस बानो में केस में अपराधियों को छोड़ने का मामला हो, और जिस तरीके से अपराध दर बढ़ने का मामला हो, इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो असंवेदनशीलता जो दिखाई देती है केंद्र सरकार की। दूसरी तरफ बेरोजगारी दर बढ़ने की बात हो, पिछले दौरान जो है करीबन 3 गुना 4 गुना जो है बेरोजगारी बढ़ चुकी है।
हाल ही में कांग्रेस से प्रदेश प्रभारी के पद पर नियुक्त हुई कुमारी शैलजा 15 जनवरी को उत्तराखंड आ रही हैं। इस बात की जानकारी प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन प्रशासक मथुरा दत्त जोशी ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी 15 जनवरी को सुबह कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचेंगे, जहां वो तमाम लोगों से मुलाकात करेंगी। ये सिलसिला सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। माननीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी का 15 जनवरी को उत्तराखंड आने का कार्यक्रम है। प्रातःकाल वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगी और 11 बजे लगभग पीसीसी पहुंचेंगी। 11 बजे से 4 बजे तक वो विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित करेंगी, मुलाकात करेंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, विधायकों से, पूर्व सांसदों से, पूर्व विधायकों से, 2022 के उम्मीदवारों से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से, पीसीसी सदस्य हैं, एआईसीसी के सदस्य हैं और कांग्रेस के हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं उनसे 1-to-1 मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। और 11 बजे से 4 बजे तक वो प्रदेश कार्यालय में मुलाकात करेंगी और लोकसभा चुनाव के बारे में कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगी। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसको लेकर कई कांग्रेसी नेताओं को भी आमंत्रण पत्र दिया गया है, लेकिन कई जगहों से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए हैं कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इनमें से एक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी हैं। इसको लेकर अब भाजपा में भी कांग्रेसियों पर हमला शुरू कर दिया है। सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का और सनातन सभ्यता का विरोध करना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। मैं अगर जो बात करूं, 1951 में जब सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर की स्थापना का विषय था, तब नेहरू जी ने एक पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री को अपने न आने के लिए लिखा था। उस पर क्या क्या चीजें लिखी गई थी वो सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी प्रकार आज जिस प्रकार से नेहरू ने किया था उसी प्रकार से आज ये कांग्रेस कर रही है। मैं समझता हूं और ये साफ हो गया है आज से कि कांग्रेस के डीएनए में सनातन संस्कृति और सभ्यता और सनातन धर्म का विरोध करना हमेशा शामिल है। निगम बकाया बिल वसूली के लिए लगातार अभियान चला रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में 100 करोड़ से ज्यादा का बकाया ऊर्जा निगम ने वसूला, लेकिन इसमें 150 उपभोक्ताओं ने करीब 2.5 करोड़ के बाउंस चेक थमा दिए। वहीं ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। हुए हैं उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं और जब पेमेंट होगा उनका और 6 महीने के लिए फैसिलिटी ख़त्म कर दी गई है। जब वो पेमेंट करेंगे तो उसके बाद ही उनके कनेक्शन जुड़ेंगे। तो आगे से ये कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह लिया जाए, ऐसे उपभोक्ताओं से आगे से चेक ना लिए जाए, क्योंकि होता क्या है जब डिस्कनेक्शन के लिए टीम जाती है लोग चेक पकड़ा देते हैं जबकि उनके अकाउंट में पैसा नहीं होता। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इनको मैं एसडीओ वगैरह को निर्देशित किया है, अगर कंडीशन किसी की आदमी ठीक नहीं तो उससे चेक ना लिया जाए, कैश ही जमा करवाई जाए, जिससे कि हमें बाद में की असुविधा वो जो हो रही है वो कराएं। तो उस टाइम पे कंज्यूमर बचने के लिए चेक दे देता है और बाद में चेक बाउंस हो जाता है। कितने करोड़ के अभी आपके चेक बाउंस? 2 करोड़ के करीब है, पिछले महीने हुए हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कमिश्नर दीपक रावत ने जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। रुद्रपुर पहुंचे कमिश्नर दीपक रावत ने सबसे पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उसके बाद कमिश्नर ने जिला अस्पताल की डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मौजूद मरीजों ने दवा न मिलने की शिकायत की। कमिश्नर ने जब जांच की तो अस्पताल में कैल्शियम, आयरन जैसी बेसिक दवाइयों की कमी मिली। औषधि स्टोर के निरीक्षण में स्थानीय स्तर पर खरीदी गई दवाइयों में धांधली का मामला सामने आया। बाद में रावत ने अस्पताल के वार्ड का निरीक्षण किया और वहां मौजूद मरीजों से अस्पताल से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। कमिश्नर रावत ने कहा कि अस्पताल प्रशासन के पास पर्याप्त बजट होने के बाद भी जरूरी उपकरणों का अभाव है।
बलरामपुर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसका मैंने इंस्पेक्शन किया है। एक तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बनाने की आवश्यकता है, और जो भी यहाँ पे आते हैं पूछताछ के दाएं बाएं गुजर रहे हैं। सेकेंडली जो दवाइयों का सिस्टम है वो बहुत बेसिक दवाइयाँ जैसे कैल्शियम आयरन की भी हैं, वो भी आपके स्टॉक में नहीं है, जिससे कि अननेसेसरी पेशेंट परेशान हो रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। इसको नियमित रूप से देखने की आवश्यकता है, मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। थर्डली जो आप परचेजेस भी कर रहे हैं, जो मैंने हल्का फुल्का यहाँ पे देखा फार्मेसी में, उसमें भी काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, जिसकी एक जांच मैं CD उधम सिंह नगर को दे रहा हूँ। वो बारीकी से इसको देखेंगे कि जो अनियमितताएँ हैं क्यों हो रही हैं और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। भू कानून संघर्ष समिति द्वारा कचहरी स्थित शहीद स्मारक में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें आंदोलन को समर्थन दे रहे 50 संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान आंदोलन और आगामी कार्यक्रमों को लेकर एक ठोस रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि भू कानून संघर्ष समिति द्वारा 15 जनवरी को बागेश्वर में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां सरयू नदी में विसर्जन की जाएंगी। उसके बाद 28 जनवरी को हल्द्वानी में विशाल महारैली का आयोजन कर मूल निवास और भू कानून की मांग की जाएगी। हमारा एक कार्यक्रम बागेश्वर में है, वहाँ पर हम युवाओं ने तय किया है कि हम अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जो प्रतियाँ उनको बहाएंगे। इसके साथ ही साथ 28 जनवरी को हल्द्वानी में एक विशाल महारैली हुई, उसको लेकर चर्चा हुई है। और साथ ही साथ हमने ये भी तय किया है कि जितने हमारे आंदोलनकारी उत्तराखंड मूवमेंट के दौरान शहीद हुए हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे उत्तराखंड की महान विभूतियाँ हैं, उनके घर हमारी संघर्ष समिति की टीम जाएगी और वहाँ से मिट्टी लेकर हम शहीद स्मारक देहरादून आएंगे। तो ये भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है और इस मूवमेंट से लोगों को जोड़ने के लिए निरंतर अभियान जारी है। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था समिति की पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई। इस दौरान कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि ट्रेनों पर पत्थरबाजी के हॉटस्पॉट चिन्हित करें। इन जगहों को CCTV कैमरों से कवर किया जाएगा। इससे पत्थरबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द हो सकेगी। इस दौरान रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को डॉग स्क्वाड की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया। SP GRP अजय गणपति ने GRP के कार्यक्षेत्र और पिछली बैठक के एजेंडे के अनुपालन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। राज्य रेलवे सुरक्षा समिति की जो है एक सालाना बैठक होती है, तो इस साल की बैठक जो है वो पुलिस मुख्यालय में की गई, जिसमें हमारे यहाँ 2 सेक्टर जो है रेलवे के, एक नॉर्दर्न सेक्टर और नॉर्थ ईस्ट रेलवे सेक्टर। तो इस तरह जो ये हमारा देहरादून सेक्टर जो पूरा आता है, देहरादून हरिद्वार, और ये जो सेक्टर आता है ये नॉर्दर्न रेलवे में आता है, और उस तरह जो काठगोदाम और जो टनकपुर वो जो सेक्टर आता है नॉर्थ ईस्ट रेलवे सेक्टर में आता है। तो दोनों जो है सेक्टर्स के जो है उच्च अधिकारी रेलवे के कल पुलिस मुख्यालय में हमने समन्वय बैठक करी, जिसमें सुरक्षा से रिलेटेड RPF के भी आए थे और एडमिन से रिलेटेड जो है वो उनके मंडल अधिकारी भी आए थे रेलवे से। खबर लोहाघाट से है, जहां नगरपालिका द्वारा 2 जनवरी से नगर क्षेत्र में लोगों और व्यापारियों से यूजर चार्ज लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें शासन द्वारा तय की गई दरों से यूजर चार्ज लिए जा रहे हैं। वहीं पालिका द्वारा यूजर चार्ज लेने का व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। व्यापारियों ने कहा कि पालिका ने व्यापारियों और नगर के लोगों को विश्वास में लिए बिना मनमाने तरीके से यूजर चार्ज की वसूली शुरू कर दी है, जिसका विरोध करते हुए व्यापारियों ने इस मामले में SDM लोहाघाट रिंकू बिष्ट से मुलाकात कर यूजर चार्ज लेने का विरोध किया और वापस लेने की मांग की। चार्जेस को लेकर जो यहाँ के व्यापारी थे उसमें कुछ गतिरोध की स्थिति थी, जो उनकी जानकारी में नहीं था कि इसका गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, क्योंकि ये उत्तराखंड शासन द्वारा 2016 में लागू किया जा चुका है और इसका गजट नोटिफिकेशन लोहाघाट में लेट हुआ है। तो गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से EO को निर्देशित कर दिया गया था कि वो इसकी दरों को लागू करें। हाँ, यूजर चार्जेस शहर में लेने लागू हमने स्टार्ट कर दिया है और व्यापारियों को भी उसकी दरों से अवगत करा दिया है। ये व्यापारियों का थोड़ा सा गतिरोध इस बात को लेकर था कि जो यूजर चार्जेस हैं वो छोटी और बड़ी दुकानों को लेकर था कि व्यापारियों अभी समय उनका मानना था कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। गलत है, हमें संज्ञान में लिया जाना चाहिए था। इसमें सभी की एक सामूहिक एक बैठक ली जाती है और बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाता है कि इस प्रकार से एक शासन का एक निर्देश आया है कि यूजर चार्ज लिए जाएं और जनता के सामने बैठक करके इसका कोई एक उचित मूल्य तय किया जाता है। और ये बहुत असमानताएं हैं, किसी से 20 रुपया लिया जा रहा है, किसी से 50 रुपया, किसी से 100 रुपया।
इसमें हम सभी इसका विरोध करते हैं कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया। हम चाहते हैं कि नगर पालिका की कोई इनकम के अर्निंग के कोई साधन बढ़ाने हैं, कोई नियम आया है तो उसमें हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जबरदस्ती थोपा गया कानून है जिसका हम सब विरोध करते हैं। नगर पालिकाओं को जो हर नगर पालिका का किसी भी शुल्क को लगाने एक बाइलॉज बनाया जाता है, तो उस ओपीडी के अकॉर्डिंग हम ये जो नगर क्षेत्र में है यूजर चार्ज कलेक्शन का कार्य कर रहे हैं। और जो प्रदेश के अन्य निकाय हैं वहाँ वर्ष 2016 से लगभग सभी निकायों ने लेना शुरू कर दिया था। हमारे वहाँ कुछ कारणवश हमारे वहाँ नहीं ले पाए थे, लेकिन अभी हमने इसको जो हमारा प्रेस रुड़की प्रेस से हमारा छपकर गजट आया था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो उसकी दरें थी वो अप्लाई कर। रुड़की नगर निगम ने सिविल लाइंस पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान जेसीबी द्वारा खंभों पर लगाए गए बोर्ड हटाए गए, साथ ही सिविल लाइंस क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान नगर निगम का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं रहा। निगम के मौजूद कर्मचारियों ने कैमरे के सामने के लिए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। देहरादून को कूड़ा मुक्त करने की दिशा में नगर निगम की ओर से बीते कई दिन से लगातार कोशिश की जा रही है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम के डस्टबिन फ्री दून की तहत 31 जनवरी तक देहरादून शहर को पूरी तरह से डस्टबिन फ्री कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक नगर निगम ने शहर के 23 जगहों से कूड़ेदान को पूरी तरह से हटा दिया। नगर निगम का लक्ष्य 31 जनवरी तक देहरादून शहर को पूरी तरह से कूड़ेदान मुक्त शहर बनाना है। हमने लक्ष्य रखा है इसमें 31 जनवरी 2024 का, और अभी तक 23 स्थानों से हमारे द्वारा हटाया भी जा चुका है। काफ़ी कुछ स्थान बचे हुए हैं, सबको असेस कर रहे हैं हम एक एक करके, और जो लो हैंगिंग फ्रूट है पहले हम वहाँ से शुरुआत करते हुए जो टफेस्ट लोकेशन है उन पर बाद में जाते हुए 31 जनवरी तक इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। लोहाघाट की पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण डिग्री कॉलेज लोहाघाट से पंचेश्वर रोड को जोड़ने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क की बदहाली का शिकार है। डेंसली ग्राम प्रधान सुरेश सिंह बिष्ट ने बताया कि डेंसली गांव से गुजरने वाली ये सड़क यातायात के लिए बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इस सड़क का काफी महत्व है। ये सड़क देवीधार मंदिर श्रृंखलाओं को भी जोड़ती है, जहां रात दिन लोगों की आवाजाही रहती है। इस सड़क से पुल्ला, पंचेश्वर आदि जगहों से आने वाले वाहनों के लिए लोहाघाट पहुंचने के लिए शॉर्ट रास्ता होने के कारण वाहनों का काफी दबाव रहता है, लेकिन सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि इस रास्ते में चलने के लिए कोई भी चालक तैयार नहीं। ग्राम प्रधान सुरेश बिष्ट ने गांव के प्रमुख लोगों के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता संजय चौहान से मुलाकात कर सड़क निर्माण की मांग की। इस रोड के बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। कई बार हमने इस पर प्रस्ताव भी दिया, ग्रामवासियों के साथ में भी हम लोग यहाँ पे कई बार विभाग के पास आए हैं, लेकिन खाली आश्वासन के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। और इसमें कई हादसे हो चुके हैं, कई महिलाएं स्कूटी से गिर चुकी हैं। और आज भी हम गए थे एक्शन साहब के पास, उन्होंने कहा है, हमने ग्रामवासियों ने कहा है कि भाई अगर इसमें जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई नहीं होती तो ग्रामवासी दिवस में उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। सीमांत घाटी की रैणी गांव के जंगलों में देर शाम को भीषण आग लग गई, जिसके चलते वन विभाग की लाखों करोड़ों की वन संपदा पूरी तरह से जल गई। आपको बता दें कि रेणी गांव के जंगलों में अचानक आग लगने से आसपास के गांव में भी काफी दहशत का माहौल बन गया। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुट गई है। जंगलों में आग इतनी भयानक लगी है कि उसे बुझाने में वन विभाग के कर्मचारियों को काफी लंबा वक्त लग सकता है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।